लोग वो पढ़ाई छोड़कर या नौकरी छोड़कर खेती की तरफ आ रहे हैं और सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं। 20 करोड़ सालाना आय हो रही है उनकी, 50 करोड़ सालाना आय हो रही है। ये कैसे हो रहा है? अगर आप पूरी आधुनिक तकनीक अगर इस्तेमाल करते हैं, एआई का भी यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी जो खेती का जो प्रतिशत है लगभग 58% के आसपास, और जीडीपी में जो 18% के आसपास जो योगदान है खेती का, तो हमारे देश को खेती से क्या लाभ वाकई में हो रहा है? ये जो आंकड़े हैं क्या ये सही है? आपने जो आंकड़ा बताया बिल्कुल सही है। कृषि के जो भी उत्पादन आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ रहा है और उससे जीडीपी की शेयर भी उसमें बढ़ेगा। तो इसमें अब जैसे एक सरकार की नीति आ रही है कि इथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे 15 से 20%, फिर आगे उसको 25 से 30%, ऐसे क्रम से हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब लगभग अपने पूरे देश में इथेनॉल का जो यूज़ हो रहा है, जो कि आपके गन्ने से भी निकलता है और मक्के के से भी निकल रहा है, तो दोनों जगह से निकल रहा है। तो उसका योगदान बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका यूज़ अब पेट्रोल डीजल जो सबसे ज़्यादा खपत होती है अपने भारत में, पहले इंपोर्ट करते थे, आप अगर 20% भी अगर कम कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ा करेंसी हम उसमें अपना बचा पाएंगे, फॉरेन करेंसी। तो जैसे अभी धान की फसल अभी खेतों में खड़ी हुई है, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो सितंबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने में धान को किस तरह की देखरेख की आवश्यकता पड़ती है? अभी जो समय चल रहा है करीब 60-70 दिन की उम्र होगी अभी धान की, वो तो गभोट की अवस्था कहते हैं अभी इसको। देखिए उसमें एक बीपीएच बोल के एक कीड़ा आता है, भूरा माहू बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो आता है, वो रस चूसने वाला रहता है कीड़ा। पेक्सलॉन दवा को अगर आपने यूज़ किया है और उसको गभोट की अवस्था में अगर आपने पहले से डाल दिया है, तो वो करीब 15 से 20 दिन तक आपके इसमें भूरा माहू जो बीपीएच है आने नहीं देगा। शुद्ध लोकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं चक्रेश और इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं खेती किसानी से जुड़ी बातें। और जैसा कि हमारा वादा होता है, हम विषय से संबंधित विशेषज्ञों को आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि हम जो भी बात कहें, जो भी बात हम आपके सामने लाएं, वो प्रमाणिक तौर पर सही हो। तो आज हमारे साथ यहाँ पर खेती किसानी के बारे में बात करने के लिए हैं सलाहकार और खेती विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबीर दत्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं बिना वक्त गवाए आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अभी जो खेती का जो प्रतिशत है लगभग 58% के आसपास, और जीडीपी में जो कहते हैं कि जो 18% के आसपास जो योगदान है खेती का, तो इससे हमारे देश को खेती से क्या लाभ वाकई में हो रहा है? ये जो आंकड़े हैं क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल आपने जो आंकड़ा बताया बिल्कुल सही है, और ये और बढ़ते क्रम में है, आगे और इसकी और उपयोगिता बढ़ती जाएगी। कृषि के जो भी उत्पादन आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ रहा है और उससे जीडीपी की शेयर भी उसमें बढ़ेगा। और सरकार भी ये चाहती है कि हम अपना इंपोर्ट कम करें, क्योंकि ये जितने भी तेल वेल आते हैं, मतलब जो क्रूड ऑयल आता है, अपना पेट्रोल डीजल, इससे हमारा फॉरेन करेंसी काफ़ी जाता है। तो इसमें अब जैसे एक सरकार की नीति आ रही है कि इथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे 15 से 20%, फिर आगे उसको 25 से 30%, ऐसे क्रम से हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब लगभग अपने पूरे देश में इथेनॉल का जो यूज़ हो रहा है, जो कि आपके गन्ने से भी निकलता है और मक्के के से भी निकल रहा है, तो दोनों जगह से निकल रहा है। तो उसका योगदान बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका यूज़ अब पेट्रोल डीजल जो सबसे ज़्यादा खपत होती है अपने भारत में, और हम पूरा निर्भर करते थे, पहले इंपोर्ट करते थे, अब उसमें से हम आप अगर 20% भी अगर कम कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ा करेंसी हम उसमें अपना बचा पाएंगे, फॉरेन करेंसी। उससे हमारा मतलब लाभ हमारा बढ़ेगा हमारा, और इसमें कृषि में किसानों का योगदान भी बढ़ेगा और उनको किसानों को आमदनी भी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मक्के की प्राइस ही देख सकते हैं। मक्के का प्राइस पिछले बार 1600 से 2000 रुपये के रेंज में था, अब वो रेंज बढ़ गया है, करीब 2600-2800 रुपये तक विभिन्न प्रदेशों में ये बिक रहा है पर क्विंटल। तो एक ये योगदान दिख ही रहा है कि मक्के में जिस तरीके से कीमत बढ़ रही है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, और वो उसका ट्रांसलेट हो रहा है गवर्नमेंट के जो नीतियां हैं और जो लोग चाह रहे हैं उस पे प्रोडक्शन और जीडीपी में अपना ग्रोथ, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन दिखेगा आपको आने वाले समय में। और तो हम कह सकते हैं कि खेती जो है वो लाभदायक व्यवसाय है। बिल्कुल बिल्कुल लाभदायक है। उसको अगर सही समय पे सही खाद, बीज, और आपने अगर उसका देखभाल किया, कीड़े मकोड़े जो बीमारी हैं उनसे अगर आपने रोकथाम किया है सही ढंग से, तो आपको बिल्कुल निश्चित तो उसमें मिलेगा। अपवाद के तौर में कभी अगर बाढ़ आ गया, कुछ हो गया, उसको छोड़ के बाकी परिस्थितियों में आप बहुत कुछ चीज़ें हैं कि आज आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं आप।
तो जैसे आपने कहा कि अगर हम उसमें लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे खाद की बात की आपने, थोड़ा सा कीटनाशक वगैरह की बात की। तो जैसे अभी धान की फसल अभी खेतों में खड़ी हुई है, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो सितंबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने में धान को किस तरह की देखरेख की आवश्यकता पड़ती है? ये अभी जो समय चल रहा है करीब 60-70 दिन की उम्र होगी अभी धान की, वो तो गबोट की अवस्था कहते हैं अभी इसको, लगभग गबोट की अवस्था में अभी हैं सारे जगह पे धान। तो उस अवस्था में देखिए उसमें एक बीपीएच बोल के एक कीड़ा आता है, भूरा माहू बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो आता है, वो रस चूसने वाला रहता है कीड़ा, और वो बहुत तादाद में बढ़ता है। उसका एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अगर रेशियो देखा जाए, मतलब उस समय डाटा देखा जाए, तो उसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ता है, उनकी संख्या एकदम से बढ़ती है। तो उस क्षेत्र में उस केस में मतलब आप सही दवा अगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे आज एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्टेवा, उनका एक दवा आता है पेक्सलॉन, और उस पेक्सलॉन दवा को अगर आपने यूज़ किया है और उसको गबोट की अवस्था में अगर आपने पहले से डाल दिया है, तो करीब करीब 15 से 20 दिन तक आपके इसमें भूरा माहू जो बीपीएच है आने नहीं देगा। मतलब एक तरीके से आपने टीकाकरण कर दिया है, और उसमें अगर कीड़ा आएगा भी तो वो मर जाएगा। तो ऐसे जो कीटनाशक हैं जैसे पेक्सलॉन है, उसमें पैरेक्सॉल्ट बोल के एक टेक्निकल आता है, और वो पूरा इम्पोर्टेड है ये अभी। तो वैसा अगर आप यूज़ में ले रहे हैं, उसके डोज है करीब 94 ml पर एकड़, 94 ml पर एकड़ उसको डालना पड़ता है, और उसकी कीमत लगभग, थोड़ी कीमत ज़्यादा है, करीब करीब 1400-1500 रुपये पड़ेगा आपको कीमत, वो एकड़ का खर्चा, लेकिन आपको 15-20 दिन तक चैन की नींद देगा, मतलब वो भूरा माहू को आने नहीं देगा। तो ये 1 एकड़ में 94 ml आपने बताया। और पानी कितना लगेगा इसमें? पानी लगभग 150 से 200 लीटर पानी आपको एकड़ में डालना जरूरी रहता है, तभी इसका अच्छा फायदा आपको मिलता है। तो ये पीठ में जो मशीन टांग कर जो सिंचाई उससे भी कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, या ट्रैक्टर वाले उससे भी कर सकते हैं स्प्रे, जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप इसको स्प्रे छिड़काव कर सकते हैं। रिजल्ट दोनों में ही मिलेगा? हाँ, दोनों में ही मिलेगा, और बढ़िया मिलेगा, और लंबे समय तक मिलता है इसका रिजल्ट जी। इसके अलावा फिर अभी जैसे आपने ये भूरा माहू की बात की, इसके बाद जब फसल आगे बढ़ती है, जब वो पकने के आसपास पहुंचती है, तब भी कुछ खतरे होते हैं क्या उससे? तब भी कुछ बीमारियां आ सकती हैं, है ना। कुछ बीमारी जैसे कि एक हल्दी घाटी बोल के एक आता है, फॉल्स मट आता है, वो सब बीमारियां भी आ सकती हैं। आपका ब्लास्ट भी आ सकता है, नेक ब्लास्ट भी आ सकता है। ये जितनी बीमारियां हैं, ये एक निश्चित तापमान और निश्चित ह्यूमिडिटी में ही ये पनपता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आ जाएगा जी। उसका एक बिल्कुल निश्चित रहता है कि ये तापमान है, ये ह्यूमिडिटी आएगा, तब ये डिजीज़ और जो मतलब बीमारी है वो आपको दिखने लगेगा। और वो किसान अगर सचेत हैं, रोज़ अगर जा रहे हैं अपने खेत में, तो वो देख के समझ जाएंगे कि कौन सी बीमारी है, और उसको अगर पहले से आपने अगर उसको छिड़काव किया है फफूंदनाशक का, तो आप बिल्कुल इससे निजात पा सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। एक बात कही जाती है कि जो खेत में अगर हम जो क्रॉप है वो रोटेशन में लें, फसलें बदल बदल कर लें, तो उससे फ़ायदा होता है। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको एक ही फसल लगातार नहीं लेनी चाहिए, और अपने क्षेत्र में जैसे मैंने देखा है जबलपुर क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा सही वो है कि अपने यहाँ जैसे कि धान लेते हैं, उसके बाद जैसे मटर लगा दिया किसी ने, एक दलहनी फसल है, तो एक रोटेशन होना चाहिए, एक सीरियल क्रॉप का, फिर एक पल्सेस का। पल्सेस यानी कि जो भी दलहन फसलें हैं, दलहनी फसलों में अपना मटर भी आ जाता है, वैसे तो राहर भी आता है, कुछ लोग राहर भी लगा रहे हैं, उसके बाद अपना मूंग उड़द भी लगता है। तो मूंग उड़द का लगने के बाद, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उनके जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहता है, वो वातावरण से नाइट्रोजन ले लेता है, और वो पौधे को आपको ऊपर से यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में अगर आपने मूंग उड़द की फसल लिया है और उसका फली आपने ले लिया है, और उसी फसल का जो रह जाता है अवशेष, उसको अगर आपने खेत में आपने अच्छे से मिला दिया है, तो आपको देखेंगे कि अगले जो सीज़न में आप जो क्रॉप ले रहे हैं, आप जो फसल ले रहे हैं धान वगैरह, तो उसमें आप देखेंगे कि एक हरियाली अलग से दिखेगी आपको बिना यूरिया के। तो ये एक तरीके से अगर आप फसल का क्रम चेंज करते रहते हैं और अच्छी दलहनी फसल का यूज़ अगर ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको खेत और आपकी ज़मीन थोड़ी सुधरेगी, और आपकी खाद की मात्रा का रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा, और अपनी आप लागत कम कर सकते हैं। बेसिकली ये साइंस है कि नाइट्रोजन अगर आपको बढ़ानी है मिट्टी में, तो आप दलहनी फसल लें, उसके बाद आप कोई अनाज वगैरह लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है उससे।
तो ये जो एक बात और है, जैसे आपने मिट्टी सुधारने की बात की कि इस तरह से मिट्टी भी सुधरती है, और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ज़्यादा केमिकलाइज्ड खादें जो डल रही हैं खेत में, बहुत ज़्यादा कीटनाशक जो है, तो इसका दुष्प्रभाव खेत में जो चीज़ें उग रही हैं उस पर तो पड़ ही रहा है, मिट्टी पर भी पड़ रहा है। इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है, और ये अच्छा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज काफ़ी किसान लोग जिस मात्रा में यूरिया और डीएपी वगैरह डाल रहे हैं, एक तो रिकमेंडेशन से ज़्यादा डालते हैं, है ना, जो फिर सिफारिश दी जाती उससे भी ज़्यादा डालते हैं, कि उनको ऐसा लगता है यूरिया डालने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। को मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो करीब करीब 16 न्यूट्रिएंट होते हैं अपने, उसमें से जो एनपीके है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट में आता है ना। तो ये नाइट्रोजन तो आपको यूरिया से मिल जाता है, डीएपी से आपको फास्फोरस मिल जाएगा, पोटैश से आपको म्यूरेट ऑफ पोटैश से मिलता है। लेकिन मैं जैसा देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो खाली यहाँ यूरिया और डीएपी के बदौलत ही आप खेती कर रहे हैं, आप पोटैश कोई डालता ही नहीं है, या बहुत कम मात्रा में 15-20% लोग पोटैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि आपका उत्पादन भी कम होता जा रहा है। और एक्सेस अगर नाइट्रोजन अगर आप डाल रहे हैं, जो सिफारिश की मात्रा है उससे ज़्यादा अगर डाल रहे हैं, तो आपकी जो ज़मीन है वो अम्लीय होती जा रही है, एसिडिटी की तरफ बढ़ रही है। एसिडिटी अब हो रही है तो मतलब आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा उसे में। पहले देखेंगे, पहले मिट्टियाँ भुरभुरी होती थी, अब वो डिगले डिगले के फॉर्म में आपको दिखेंगी, आपको कई जगह आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको विजिबिलिटी है, दिख रहा है कि आपका यहाँ पे किसान ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि आज यूरिया जो है सब्सिडी में मिल रहा है। गवर्नमेंट करीब 2 लाख 2.5 लाख करोड़ बजट रखती है फर्टिलाइज़र सब्सिडी देने के लिए। उदाहरण के तौर पे एक यूरिया जो आता है करीब 1200-1300 रुपये का पड़ता है एक बोरी, लेकिन आज किसान को मिल रहा है 266 रुपये 50 पैसे में। तो बाकी का जो अंतर है वो 1000 रुपये करीब करीब गवर्नमेंट दे रही है, वो हमारे इनकम टैक्स और ये जीएसटी यहीं से जा रहा है ये पैसा। तो उसको, उस बजट को आप देखिए, सोचिए कि कितना बड़ी जा रही है। आज पड़ोसी देश में देखेंगे आप, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, वहाँ कहीं सब्सिडी नहीं है, तो वहाँ कीमत बहुत ज़्यादा है इसकी। तो इसकी अभी तक कई किसानों को पता ही नहीं है कि इसकी कीमत क्या होती है। डीएपी जैसे, डीएपी आज मिल रहा है आपको 1350 रुपये में, ये गवर्नमेंट रेट है, लेकिन अगर उसकी बाजारी इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो उसे 3600-3800 रुपये का भाव पड़ता है। तो बाकी का जो 2000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो गवर्नमेंट देती है। ये टोटल मिला के जो अगर एक साल में जब बजट होता है, आपने कभी सुना हो तो जैसे अभी सीतारमन जी ने बजट पेश किया, उसमें कृषि के लिए बोला जाता है, फर्टिलाइज़र के लिए 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इतना बजट रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये हम उस रूप में हम इसको खर्च कर रहे हैं। तो इस पे भी अब किसानों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं, जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग भी अगर सलाह दे रहे हैं, उसमें थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करें। और ये दलहनी फसल लगाएंगे तो आपके खेत में ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन आ जाएगा प्राकृतिक ढंग से। और इसके दूसरे भी जरिए हैं, धीरे धीरे ये इसका यूजेस जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि देखिए हमारे पिताजी ने तो हमारी ज़मीन को बंजर कर दिया है। कई जगह आप जाएंगे, जैसे आज पंजाब में भी मैं जाता हूँ, जैसे पंजाब में खेतों में आप जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि वहाँ का प्रोडक्शन अब कम हो गया है। और यहाँ पे अभी एमपी में हमारे जो गेहूँ है प्रोडक्शन वो अच्छा आ रहा है, करीब करीब 20-22 कुंटल 25 कुंटल तक ले रहे हैं। लेकिन पंजाब जाएंगे तो वो 18 कुंटल 16 कुंटल में अटक जा रहा है। तो ये पहले वहाँ पे ज़्यादा था, हमारे यहाँ कम था, लेकिन अब हमारे यहाँ ज़्यादा हो गया, वहाँ कम हो गया, क्योंकि वहाँ एक्सेस फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ है, जो कि आज बहुत बड़ा कारण है वहाँ पे कि वहाँ की ज़मीनें भी ख़राब हो रही हैं और वहाँ पे बीमारियाँ भी फैल रही हैं। लोगों में देखेंगे आपकी कैंसर का रोग बहुत ज़्यादा चल रहा है वहाँ। तो इवन अमृतसर से जयपुर कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है आज। मतलब ये सब डाटा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव भी हैं, और हमारे को फॉरेन अगर करेंसी में देखा जाए, सरकार को उतना नुकसान भी होता है कि जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करेंगे उतना नुकसान है, और जितना प्राकृतिक ढंग से आप इसका इस्तेमाल कम करने की कोशिश करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो एक जो अभी आपने बात बताई कि दूसरे प्रदेशों की जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है, शायद मुझे लगता है कि यही एक वजह है कि बाहर से किसान आते हैं और यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन 150 एकड़ ज़मीन लेकर उस पर खेती कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए वो यहाँ की ज़मीन भी ख़राब कर रहे हैं। जो ऐसे कई उदाहरण हमने देखे सही है, बिल्कुल सही है आपका कहना है। मैं भी देख रहा हूँ कि एक्सेस फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। उनको लग रहा है कि हम फर्टिलाइज़र खूब डाल देंगे तो हमारा फसल अच्छी हो जाएगी।
आपको बैलेंस न्यूट्रिएंट डालना है। जैसे मैं शुरू में बताया जो कि एनपीके है, नाइट्रोजन पोटाश फास्फोरस, ये तो डालना ही। उसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीज़, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ आपको डालना पड़ेगा। तब जाके जो क्लोरोफिल बनता है वो सब का प्रोसेस पूरा होता है, और आपको एक संतुलित आहार अगर देंगे तभी जाके वो आपको भरपूर फसल भी देगा। अगर आपने कहीं पे भी कम कर दिया, आपने सोचा खाली हम यूरिया से काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, और समय पे देना पड़ेगा। अब मैं एक भी चीज़ और देखता हूँ, कई बार किसान एक बार में सारी चीज़ दे देता है। वो एक बार में यूरिया डाल देगा, डीएपी डाल देगा, पोटाश डाल देगा, और जाके चैन से सो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का भोजन करते हैं, रात को भी हम खाते हैं, वैसी तरीके से हमें जो ये खाद की मात्रा है इसको स्प्लिट में देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, जो भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे कि धान में हम 75 किलो या 80 किलो यूरिया बोल रहे हैं, तो उसको 3 हिस्से में बांट लीजिए, उसके बाद उसको दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने पूरा डाल दिया 2 बोरी यूरिया और हो गए, हम जाके हो गए भैया हमारा तो हो गया, हमने डाल दिया 80 किलो, तो उसका पूरा नतीजा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यूरिया जैसे ही आप डालते हैं पानी में, वो गैस बन के उड़ जाता है। एक हमारे जो अध्ययन होते हैं उसमें हम अध्ययन में पाया है कि खाली 36 से 40% तक पौधा ले पाता है नाइट्रोजन यूरिया के वजह से। अच्छा। और बाकी जो उड़ जाता है, मतलब एक तरह से आप कीमत लगा सकते हैं, 266 का आपने खरीदा है, उसका आपको 40% आपको यूज़ में लाया है, और बाकी 60% गया आपका, गैस में चला गया, उड़ जाएगा। जैसे ही पानी लगेगा वो गैस बन के, नाइट्रिफिकेशन बन के वो गैस बन के उड़ जाएगा, वो निकल जाएगा। तो वो आपको किसी फ़ायदा का नहीं है, और वो पौधा ले भी नहीं पाएगा। इतनी छोटी अवस्था में अगर आप इतना ज़्यादा यूरिया डाल देंगे, वो खा भी नहीं पाएगा। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप ज़्यादा भर के देंगे, वो खा नहीं पाएगा, वो फेंक देगा उठा के। तो वही चीज़ हो रहा है कि आज नाइट्रोजन हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और पता चला वो फेंक देगा, और उसका यूज़ हो नहीं पा रहा है सही ढंग से। तो इसलिए उसको स्प्लिट में दीजिए, मतलब किस्तों में दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक अवस्था में। एक जैसे शुरू की अवस्था में दिए, फिर ये कल्ले बनते उस समय दीजिए, फिर उसके बाद गभोट की अवस्था आती है उसके पहले तक दीजिए, उसके गभोट के बाद अब कभी मत दीजिए नाइट्रोजन वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ फॉलो अगर करते हैं अगर आप, तो आप अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। और जैसा आपने बताया ज़मीन के बारे में, ज़मीन का भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में बहुत बिगड़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। क्योंकि आज आप पीएच देखेंगे, पीएच नीचे आता जा रहा है, 7 से नीचे आ रहा है, 7 से नीचे आ रहा है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है, अम्लीय होता जा रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में मतलब आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत गहरी बात हो गई, और मुझे लगता है कि लोग अपने पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आने वाले समय में पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे पिताजी हमारे लिए बंजर जमीन छोड़कर चले गए। बिल्कुल वो हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल ये वास्तु स्थिति है। अगर आप कई जगह खेतों में जाएं और सैंपल लें खेतों का, उसकी जांच करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप उसमें बहुत सारे चीज़ें अभी मिसिंग भी हैं, और कार्बन का परसेंटेज भी कम हो रहा है। ये जो आपने बताया सैंपल लेना, तो ये जो हम मिट्टी का जो सैंपल लेते हैं, इसकी जांच जबलपुर में कहीं होती है मिट्टी की जांच? यहाँ पे भी है, कृषि विश्वविद्यालय में भी होती है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो भी कर रही हैं। जो खाद की कंपनियां, उन लोग के द्वारा भी गवर्नमेंट ने उनको मतलब मैंडेटरी किया है, मतलब कि आपको रखना ही पड़ेगा, तो वो भी करके देती हैं। जितनी भी खाद की कंपनी है, जैसे चंबल है, आपका NFL है, इफ़को है, ये लोग भी करके देंगे। और कुछ यहाँ पे वॉलंटरी कुछ संस्थाएं हैं जो कि मिट्टी की जांच भी कर रही है। जैसे मेरी ही संस्था है MEKI एग्रो साइंस, हम लोग भी इसको सुविधा देते हैं। जो किसान इच्छुक हैं हम उनको मिट्टी की जांच करा के देते हैं। ये कितना ज़रूरी है, मतलब अपने खेत की मिट्टी की जांच करना, ये कितना ज़रूरी है और कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आज हम अपनी खून की जांच करते हैं मनुष्य, वैसे ही मिट्टी की जांच भी जो ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपके अंदर क्या कमी है या क्या चीज़ आपको डालना है। अगर आपको पता नहीं है और अंदाज में आप कर रहे हैं, तो वो अंधेरे में तीर फेंक रहे हैं आप। तो सट्टा बाजार जैसा है कि आप जुआ खेल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन में क्या क्या तत्व हैं, क्या नहीं है, उसमें हमको क्या डालना है और क्या ज़रूरत है, और क्या पौधा आप लगाने जा रहे हैं उसके लिए क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको मिट्टी की मतलब उसकी जांच की आवश्यकता हर वर्ष करनी चाहिए। और जो कि समय रहता है इसका करीब अप्रैल मई के समय, जब थोड़ा सा खेत सूख जाता है, उस समय आप इसकी जांच कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप इसका
अगर फॉलो करें, उसका पूरा चार्ट जो दिया जाता है उसके अनुसार अगर आप अपने सुधार लाएंगे तो आपको देखेंगे निश्चित तौर पे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और अपना खर्च भी आप घटा सकते हैं। शुल्क की अगर हम बात करें कि मिट्टी जांच का क्या शुल्क लगता है, थोड़ा अंदाज़ा दे सकते हैं आप उसका? ऐसे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जो बोल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं जी। और प्राइवेट में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये, इससे ज़्यादा खर्च नहीं है, ज़्यादा इसका बहुत बड़ा खर्च नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा है। बहुत ही है, अच्छा भी है, लेकिन किसान बहुत लापरवाह रहता है कि अरे देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरीके से मतलब बड़ा कैजुअल अप्रोच है जी। और उसको अगर वो लेता है प्रतिवर्ष, उसको जांच कराता है तो वो समझ पाएगा कि उसका खेत में क्या कमी है और क्या उसमें सुधार करना है। मिट्टी का स्तर नीचे जा रहा है या गुणवत्ता का स्तर ऊपर आ रहा है, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। एक आपने कहा कि किसान इसको कैजुअली लेता है। अभी हम देखें जो नए किसान आ रहे हैं, जो युवा किसान आ रहे हैं, वो खेती को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि जो आपने जो पोटैश और जो तमाम DAP वगैरह की बात की, अगर मैं कहूँ कि वो रासायनिक खेती है, तो ये जो नए युवा किसान आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या जैविक खेती में लाभ ज़्यादा है? नहीं, जैविक खेती बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें भी आप अपना लाभ कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन का उसमें निश्चितता नहीं रहती है। उसमें प्रोडक्शन आपका कम आएगा, लेकिन हाँ उसकी कीमत अच्छी मिलेगी, लेकिन वो कीमत देने के लिए वैसा बाज़ार होना चाहिए। जैसे जबलपुर जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे वो बाज़ार नहीं है कि आपको 4 गुना अगर कोई आलू ले रहा है या कोई सब्जी ले रहा है, आज बरबटी या सब्जी कोई 50 रुपये 60 रुपये किलो है, कोई बोलेगा हमको ऑर्गेनिक सब्जी हम 200 रुपये का हम बेच रहे हैं, तो कोई नहीं लेगा। ये सब बाज़ार जो है वो मेट्रोज़ में है। जब आप बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर में वहाँ पे आप कीमत बताएंगे तो वो ले भी लेंगे कि जहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि जो अभी हमें कीमत ज़्यादा देनी पड़ रही है सब्जी की, जहाँ लोगों को ये पता है कि यहाँ से कैंसर स्पेशल ट्रेन नहीं चलानी है, वहाँ लोग ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो है हम जो ले रहे हैं, इनटेक जो हमारे अंदर जो जा रहा है, हमारे शरीर में जो व्याधियां हैं वो उसका परिणाम है और दुष्परिणाम भी है। बिल्कुल वही सब है, जो हम खाते हैं उसी से बीमारियां सब होती हैं। ये जितना आप बैलेंस और सही तरीके से खाएंगे आप, तो बिल्कुल आप इससे दूर रहेंगे। आप जैसे आज फास्ट फूड और जितना सब युवा लोग ले रहे हैं, उससे कारण ही काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। आज कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, कम उम्र में ब्रेन ट्यूमर आ रहा है, ये सब हो रहा है। गैसिडिटी, गैस, ये सब सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं कि 25-30 साल के जो यंगस्टर हैं उन लोग को भी सुना जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये सब खान पान से ही होता है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ये गलतफहमी है, जैसा मैंने कहा रासायनिक खेती और जैविक खेती, ये शायद मुझे गलतफहमी और मैं इसे दूर करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने मात्रा की बात की कि आप जो मात्रा बता रहे हैं किसान उससे ज़्यादा डाल रहा है, उस वजह से खेत की मिट्टी खराब हो रही है। तो जो एक निर्धारित मात्रा है, अगर किसान सिर्फ उतना ही डाले तो क्या मिट्टी बची रहेगी, मिट्टी खराब नहीं होगी? ऐसा है कोई? बिल्कुल, अगर आप सही मात्रा में, जैसे मैं पहले ही जिक्र किया कि जैसे आप दलहनी की फसलें अगर इस्तेमाल ले रहे हैं अपने खेतों में, तो उसमें नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाएगा, उस ज़मीन में ऐड हो जाएगा। आपको ऊपर से खाद डालने की, रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी तरीके से बहुत सारे दूसरे उपाय रहते हैं कि आप अपने जो नेचुरल तरीके से अगर अपना खाद खुद अपना डेवलप किया, गोबर की खाद से, FYM से, बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका खेत में भी सुधार होगा, मिट्टी में सुधार होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा आपका, और आपकी लागत भी कम होगी। लेकिन ये थोड़ा सा सब्र की बात रहती है कि आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा और आपको सब्र भी करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि रातों रात आपका सब कुछ ये चीज़ हो जाए, तो होता नहीं है। जो रातों रात होता है वो केमिकल से ही होता है कि आपने एक्स्ट्रा केमिकल डाला और आपको अगले दिन या तीसरे दिन आपको एक हरियाली दिखने लगती है। पास का फायदा हो जाएगा, लेकिन दूर में बहुत नुकसान होता है। तो कुछ उपाय जैसे आपने भी एक तो हमें बता दिया कि अभी धान के बाद दलहन की कोई फसल लेना चाहिए, तो आपके हिसाब से मटर एक अच्छी फसल हो सकती है? बिल्कुल मटर। उसके अलावा जबलपुर क्षेत्र में जैसे अभी आने वाले महीने में या इसी महीने में कुछ किसान मटर की सोइंग करने जा रहे हैं बीज का जी। तो वो भी एक बहुत अच्छा वो है कि उसमें भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहता है नीचे जड़ों में, तो उससे आपको नाइट्रोजन की कमी पूरी कर देता है, वो पूरी ऊपर से डालना नहीं पड़ता आपको। तो इसी तरीके से दूसरे फसल हैं, जैसे कि आपका कुछ सब्जियां ले ली हैं आपने बीच बीच में, कुछ आपने गेंदे का कभी
कर लिया, उससे भी आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और खेत में बहुत सारे जो बीमारियां हैं या कीड़े हैं उनकी भी रोकथाम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक फसल चक्र बदलना बहुत ज़रूरी रहता है। एक जैसी फसल आप लगातार लेते रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आप अपने खेत में आप नुकसान कर रहे हैं। किसानों के लिए हेल्पलाइन चलाई है गवर्नमेंट ने, और आपने जैसे बताया कृषि विश्वविद्यालय भी है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें उनको मिट्टी का सैंपल वो जो है फ्री में वो टेस्ट करवा सकते हैं। तो क्या वाकई में किसान इनका लाभ ले पा रहे हैं? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं मुझे समझ आ रहा है कि किसान लापरवाही भी कर रहा है और कई जगह किसानों को शायद उसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, कई बार जानकारी भी नहीं है, कई बार वो लापरवाह भी है कि वो सोच रहा है अरे देख लेंगे, जो हो रहा चलने दो, अभी तो चल रहा है मेरा ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी ज़मीन जो ख़राब हो रही है उसकी नज़र उस तरफ नहीं पड़ रही है। वो आप फर्टिलाइज़र से आप मैनिपुलेशन करके आप चल रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़ करके आप उसको क्षति जो भी है पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। धीरे धीरे एक समय आएगा तब पता चलेगा कि आपकी बंजर हो रही है ज़मीन, अब धीरे धीरे प्रोडक्शन आपका कम होता चला जाएगा। हम जो आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड में फिल्में देख रहे हैं कि आने वाले 100 सालों के बाद ज़मीन ऐसी बंजर दिख रही है, हाँ, गंगा सूखी हुई दिखाई दे रही है। अगर इस तरह से चलता रहा बिल्कुल तो ये फिल्में मतलब सच हो जाएंगी, जो बहुत गलत हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने धान की बात की, धान के बाद आपने दलहन की बात की। दलहन की फसल लेने से पहले और धान की फसल काटने के बाद खेत को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे किसान को और मुनाफा हो? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बहुत सारे, जी, है ना। जैसे आजकल माइकोराइजा का भी यूज़ करने को लोग बोलते हैं, वो भी एक प्रकार से एक फंगस है जी। तो वो आपके अगर आपने माइकोराइजा का इस्तेमाल किया है तो वो क्या करेगा कि जो खेत में अवेलेबल आपका फॉस्फोरस है वो एक पत्थर के फॉर्म में पड़ा रहता है जी, अनअवेलेबल रहता है, वो पौधा ले नहीं पाएगा। अगर माइकोराइजा आपने यूज़ किया है तो वो फंगस उसमें से निकाल लेगा फंगस फॉस्फोरस और वो पहुंचाएगा अपने पौधे तक, क्योंकि वो जड़ों में एक जाल जैसा बिछा लेता है, एक फंगस जैसे फफूंद अपना जाल बिछा लेगा अपना, और वो ज़मीन में जो उपलब्धता रहेगी मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है वो आपके पौधे तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये जो उदाहरण दिया आपका, इस तरीके से और भी बहुत सारे छोटे छोटे बायोलॉजिकल उसमें कैटेगरी में आते हैं जो कि सूक्ष्म तत्व हैं या फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं, उनका आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने खेत में आप धीरे धीरे आप सुधार भी कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट आपकी कम होती जाएगी। साल दर साल आप जब आप जाएंगे, आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है आपको। अब जैसे मटर जब बोने की बारी आएगी, जबलपुर के आसपास तो बहुत ज़्यादा मटर बोया जाता है, तो जब मटर बोने की बारी आएगी तो जो लोग बीज लेकर आते हैं मटर को जिस तरह से बोते हैं, तो बीज का भी ट्रीटमेंट होता है पहले। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसकी शुरुआत कैसे करें खेत में। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मटर जो है जो भी आज अवेलेबल है बाज़ार में, या आपका घर का बीज हो या बाज़ार से आप ला रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आज की तारीख में अभी जो सोइंग करेंगे, आप जो भी बुआई करेंगे, अभी नमी बहुत ज़्यादा है। इस नमी की अवस्था में आपका फफूंद का रोग आना और आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए आपको उपचारित करना पड़ेगा। जैसे बहुत अच्छी कंपनीज़ के भी आज उपलब्ध है बाज़ार में, जैसे जेलोरा बोल के एक BSF कंपनी का आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। कार्बोक्सिन बोल के एक दवा आती है, बहुत पुरानी कंपनी थी, केमचुरा बोल के थी, उनका ये प्रोडक्ट अभी भी मिल रहा है बाज़ार में, कार्बोक्सिन उसका टेक्निकल है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आज दवा उपलब्ध है बाज़ार में, उनका आप अगर आप ट्रीटमेंट करके आप उपचारित करके आप अगर बुआई कर रहे हैं तो आप निश्चित हो जाएंगे कि मतलब आपका अंकुरण भी अच्छा होगा और फसल भी आपकी सुरक्षित रहेगी। मतलब 15-20 दिन तक का ये रोकथाम दे देता है। उसके बाद फिर से आपको कोई ना कोई फफूंदनाशक या कीटनाशक जैसी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि मटर जैसे है अभी जो लगता है कम दिनों वाला लगता है, जैसे 55-60 दिनों की अवस्था में आपका मटर आ जाए, ऐसे फसल लगाते हैं, जो कि वैरायटीज़ वैसी वाली है, जैसे AP3 है, M7 है, ये सब वैरायटीज़ आपको 55-60 दिन में दे देती है, और कुछ है GS10 है जैसे, वो 90 दिन में देती है। तो ये आपकी अगले फसल की क्या
आप क्या लगाने जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग करके आप अपना ये फसल चयन कर सकते हैं कि कम दिन वाला चाहिए या ज़्यादा दिन वाला चाहिए आपको। मतलब मटर के बाद की भी प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी होता है। पूरे साल भर का आपको प्लानिंग सेटअप करके रखना पड़ेगा कि हम ये धान लगाएंगे, धान के बाद मटर लगाएंगे, मटर के बाद कुछ गेहूं लगाना है, या कुछ लोगों को सीधा मूंग उड़द पे चले जाना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग सब्जी की तरफ जाते हैं, टमाटर लगाते हैं, कुछ लोग फूल की तरफ जाते हैं। फूल में भी अच्छा व्यवसाय हो रहा है आज, जो गेंदा फूल है उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देखा कि सब लोग यहाँ पे एक भेड़ चाल की तरह, ये क्या होता है कि ये जब ये दशहरा दिवाली आता है उसी के लिए तैयारी करते हैं। उस समय बाज़ार एकदम से क्रैश हो जाता है और मार्केट एकदम से टूट जाता है, तो उस समय फूलों की कीमत बहुत कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मी होती है, जैसे हनुमान जयंती आता है अप्रैल महीने में क्या होता है कि उस समय फूल बहुत कम हो जाता है, तो उस समय 1 किलो फूल आपको 125-150 रुपये तक चला जाता है। तो आजकल वैसी वाली वैरायटीज़ भी आ गई हैं जो कि थोड़ी सी गर्मी भी आपको झेल ले और आपकी फसल भी अच्छी दे दे। तो आपको ऐसे फसल का चयन करना पड़ेगा कि आपको अच्छा रेट भी मिले। ऐसा नहीं कि आप जो सब लोग लगा रहे हैं उसी में आपने भेड़ चाल में आपने लगा लिया और पता चला कि उसकी रेट आपको बाज़ार में जब मंडी में गए तो एक साथ माल पहुंचेगा तो आवक जैसी ज़्यादा हो जाती है तो भाव गिर जाता है, भाव आपके हाथ में नहीं रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कब लगाएं। आपको कुछ अलग हट के करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसकी कीमत आपको मिलेगी आपको। तो जैसे जो अगर मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए हम धान को अगर कहें कि प्राइमरी क्रॉप है, ये प्राथमिक फसल है, और इसके साथ मान लीजिए कोई फूल जो है अगर हम उसे कहें कि सेकेंडरी क्रॉप है, सेकंड नंबर पर आ रही हो फसल, क्या इन दोनों को एक साथ एक खेत में बोना उचित रहेगा या फिर इसके लिए अलग पैच होना चाहिए, उसके लिए अलग पैच होना चाहिए? नहीं देखिए, जो धान है वो तो एक निश्चित ये बारिश के सीजन में ही लगता है, इसके बाद नहीं लग सकता है ना। फूल एक ऐसी चीज है वो 12 महीने लग सकता है, आपका कभी भी आपका डिसाइड कर सकते हैं आप। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कई जैसे आपके खेत के आसपास मेड़ होती है तो आपको सिर्फ मेड़ में लगाएं? आपकी ज़मीन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी ज़मीन अगर भरेल है, मतलब अगर पानी उसमें भर जा रहा है, आप बारिश में अगर वो निकलता नहीं है, तो आपको धान के सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। और अगर आपकी खेत ऐसी हल्की मिट्टी है या मतलब भुरभुरी है जिसमें कि पानी रुकता नहीं है, तो आप दूसरी फसल का भी आप सोच सकते हैं। अगर आपके खेत में आपको ऐसा लग रहा है कि पानी 2 दिन 1 दिन गिर गया तो पूरा अगर पानी भर गया है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरी फसल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। तो खाली धान ही है जो उसमें अल्टरनेट आता है। इसलिए बारिश में कुछ क्षेत्र में आप उसके सिवा कोई पर्याय नहीं है। और दूसरे जैसे ठंड में या थोड़ा गर्मी में आप अपनी पानी की उपलब्धता के हिसाब से कर सकते हैं कि आपके पास कितने फुट पे पानी है, आप रोज़ पानी दे सकते हैं कि नहीं। जैसे मूंग उड़द अपने क्षेत्र में काफ़ी बड़े क्षेत्र में लग रहा है ये करीब फरवरी मार्च में आपका उड़द लग जाता है, मार्च में मूंग लग जाता है। तो उस समय आपको पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, 40-45 तक चला जाएगा। तो उसमें वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हर दूसरे तीसरे दिन आपको सिंचाई करना पड़ेगा। तो आपके पास पानी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आपके पास अगर पानी नहीं है तो आप ये सब फसल नहीं ले सकते। जिनके पास अच्छे पानी है तो वो ये फसल ले सकते हैं और अपना अच्छा लाभ कमा सकते हैं। खेत में पानी ज़्यादा भरना, क्या खराब मिट्टी भी इसकी एक वजह होती है? नहीं, वो तो देखिए, खेत में मिट्टी भरना यानी कि वहाँ पे क्या है कि आपकी एक तो काली मिट्टी है और आपने वैसा बना लिया है। कई खेत ऐसे पहले जो थे वो मतलब चारों तरफ से मेड़ बना के उनने ऐसा बना दिया है कि अब वो उसी टाइप का बन गया है। अब उस चीज़ को अगर आपको सुधारना है तो उसमें बहुत खर्चे वाला काम हो जाता है। तो आपको पूरा लेवलिंग करना पड़ेगा। आजकल वो लेज़र मशीन से ही पूरा लेवलिंग हो रहा है और ये मेड़ वेड़ आपको ठीक करने पड़ेंगे, तब जाके आप धीरे धीरे आप इसको सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुधर नहीं सकता है, लेकिन ये सालों साल समय लगेगा। आप आज शुरू करेंगे तो ये कम से कम 2-3 सालों में आपका ये सुधार भी आप कर सकते हैं अपनी ज़मीन का। ये आपके ऊपर है कि आप किस हद तक इसको जा सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। आपने वाष्पीकरण की बात की कि वाष्पीकरण की वजह से खेतों में पानी की जो तादाद है आपको बढ़ानी पड़ती है, आपको सिंचाई बढ़ानी पड़ती है। हम घरों में देखते हैं, जैसे लोग घरों में जो गार्डन वगैरह लगाते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि पौधे के आसपास उन्होंने कुछ भूसा ऐसा बिछा दिया, पानी नीचे चला गया तो नमी बनी रहती है। बिल्कुल। खेत में ऐसा कुछ पॉसिबल होता है क्या? बिल्कुल, वैसा भी कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए एक आइडियाज़ में आता है कि आप अगर उसको हस्क से ढक दें
तो उससे आपका जो वाष्पीकरण है, जो मॉइस्चर लॉसेस हैं, जो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें अंकुरण में कुछ फायदा मिलता है क्या इसका? हाँ हाँ, इसमें अंकुरण में बल्कि अच्छा ही होता है ये, क्योंकि आज की तारीख में क्या बोला जाता है कि आप नो टिलेज करिए। नो टिलेज यानी कि आप प्लॉइंग मत करिए। जो जुताई करते हैं, जो जैसे दूसरे देशों में गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, ब्राज़ील में गया हूँ, वहाँ पे आज नो टिलेज का प्रैक्टिस है। तो वहाँ पे कोई भी हल नहीं चलाता है, इस टाइप की गहरी जुताई नहीं करता है। वो फसल काटता है, उसको पूरा वहीं पे उसको बिछा देते हैं और उसी में फिर सोइंग करके फिर से नई फसल ले लेते हैं। तो इस टाइप से ये प्रैक्टिस अभी चालू हो गया, जिससे कि आप वाटर कंजर्व भी कर सकते हैं। और जो आप जुताई करके क्या है कि जो सॉइल के जो स्ट्रक्चर हैं वो बिगाड़ देते हैं। आप हर बार उसको करने से आपका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उससे आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो पानी रोकने की क्षमता है, वो चली जाती है। वो धीरे धीरे पूरा ड्रेनेज हो रहा है। तो आप गहरी जुताई करने से आप अपने कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी को भी आप चेंज कर दे रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर को। जी। तो उससे बचने के लिए आज जो सिफारिश आती है नो टिलेज की, करीब मैं प्रैक्टिस देख रहा हूँ, करीब 15-20 साल से दूसरे देशों में चालू हो गया। अपने यहाँ भी कुछ क्षेत्र में इसको प्रमोट कर रही है सरकार, लेकिन बहुत कम लोग इसको अभी तक समझ पाए हैं। एक ड्रिप इरिगेशन तकनीक होती है, जी, जिसे जी। बूंद बूंद जो दिया हाँ, जाता है बिल्कुल, सिंचाई बिल्कुल। के लिए। तो हम जनरली, मैंने तो देखा है कि वहाँ खेत में एक ऐसा स्प्रिंकलर होता है, घूम रहा है और वो हाँ। पानी दे रहा है, और दूसरा तरीका होता है नहरों के ज़रिए। हम्म, ये तीसरा तरीका जो है ड्रिप इरिगेशन का, तो अगर हम तीनों की बात करें, मुझे ऐसा लगता है ड्रिप इरिगेशन में वाटर का जो कंजम्पशन है वो मेरे ख्याल से कम होता है। वो पानी की जो खपत है वो कम होती है कम खेत होती में, है। मुझे ऐसा लगता है। ये क्या, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए, ड्रिप इरिगेशन का पानी तो है ही, सबसे ज़्यादा फायदा होता है फर्टिलाइज़र का, फर्टिगेशन का। जो पानी के जरिए जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उससे क्या होता है कि एकदम एकदम रूट तक पहुंच जाता है, जड़ तक पहुंच जाता है, जो भी खाद आप देने जा रहे हैं पानी के जरिए, ड्रिप के जरिए। तो उससे पूरा फ़ायदा मिलता है, और इसलिए उसकी आप जहाँ भी आप ड्रिप इरिगेशन से जो फसलें ली जा रही है, तो उसका आपको मैक्सिमम फ़ायदा भी मिलेगा आपको, क्योंकि आप जो भी खाद डाल रहे हैं वो सीधा सीधा पौधे को मिल रहा है। वेस्टेज कम होता है और उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है आपको। पानी की खपत भी कम हो रही है, और जो खाद आप दे रहे हैं वो उसका पूरा जड़ों तक जा रही है, हाँ, और मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल पा रहा है, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। हाँ। तो अगर किसान जो हैं, जो रेगुलर जिस तरह सिंचाई कर रहे हैं, अगर वो ड्रिप इरिगेशन में या टपक, मेरे ख्याल से टपक सिंचाई तकनीक कहते हैं उसे, अगर वो उसमें जाते हैं तो उसे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ है जो किसानों को सिंचाई, खाद और एक जो है आपका पोषण जो हम देते हैं पौधों को, तो हम तो काफ़ी, हमने केमिकल्स की बात कर ली है। अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक तरीके पे जाएं, कि जो लोग ठीक है केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो कुछ ऐसा देना चाहें खेतों को, कुछ पोषक तत्व देना चाहें लेकिन रसायन के ज़रिए नहीं, क्या कर सकते हैं उसके ये लिए? गोबर का खाद है, जैसे कि FIM से बोला जाता है, तो उसके जरिए कर सकते हैं। जैसे अभी बीच में मैंने मेंशन किया माइक्रोराइजा का, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और भी इस तरीके से 3-4 और भी हैं, छोटे छोटे नुस्खे हैं। तो ये 2-3 अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, और जैसे कि वो केचुआ का भी आप अगर अपने खेतों में जी। अगर उसका प्रचलन बढ़ाते हैं, तो उससे भी आपका देखेंगे आप प्रोडक्शन, आपका खेत का सुधार भी होगा, सॉइल का टेक्सचर स्ट्रक्चर उसका आपका सही होगा, और आप अपना ज़्यादा ज़्यादा उसका लाभ ले सकते हैं। गोबर की खाद देने से मुझे ऐसा लगता है किसान थोड़ा डरता है, उन्हें फंगस की चिंता रहती है कि अगर हम गोबर की खाद देंगे तो फंगस ना पकड़ ले। नहीं, देखिए, गोबर की खाद अगर पुरानी है, अगर आपने अच्छे तरीके से उसको सड़ा लिया है या फर्मेंट हो गया है, उसके बाद उसको दे रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा मिलता है, उससे कोई नुकसान कुछ नहीं है। आप ताज़ा एकदम से गोबर देंगे तो उसका गलत वो हो सकता है। उसका फर्मेंट करके, उसको इकट्ठा करके करीब 6 महीने तक उसको रखिए, उसके बाद उसको अगर आप इसका यूज़ में ला रहे हैं FIM का, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कुछ नुकसान कुछ नहीं है उसमें। एक चीज़ और मुझे जो समझ में आई है, चूँकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव घूमता रहता हूँ, देखता हूँ, तो पहले गांवों में जो मवेशी हुआ करते थे हर घर में, आजकल मवेशी कुछ घरों से तो ख़त्म ही हो गए हैं। जिन घरों में ज़्यादा हुआ करते थे वहाँ कम हो गए हैं। कारण बताया जाता है कि इन्हें चरवाहा नहीं मिल पा रहा है, या चरवाहे को चराने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है।
तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक ट्रेडिशनल वे था गांवों में ज़िंदगी जीने का, वो जिस तरह से धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो शायद वो भी एक वजह है कि हम उसका दुष्प्रभाव खेती में देख रहे हैं। हाँ, देखिए ये सब कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं, ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है। ये जो कैटल का है, मतलब जैसे आपने मवेशियों के बारे में जानकारी दी, गेहूँ मतलब ये गाय भैंस, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपने कृषि में भी योगदान करते हैं। पहले ये सब फर्टिलाइज़र था नहीं, आज से करीब आप कह सकते हैं 40 साल पहले कोई भी खाद नहीं मिलता था, जी। है ना। पहले ये सब गोबर के से ही होता था, सब रोटेशन होता रहता है, सब ये इकोसिस्टम में ही आता है। ये अगर आप पहले देखेंगे ये गोबर की खाद, ये इससे ही काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे अब देखा जा रहा है, जैसे आपने बताया कि अब इसका कम होता जा रहा है। कई गांव में देखेंगे किसी के यहाँ मवेशियाँ थी, अब नहीं हैं। तो अब वो, क्योंकि अब वो एक कमर्शियल रूप लेता जा रहा है, वो डेयरी एक अलग एक इंडस्ट्री बन गया है। तो वो पूरे फुल स्केल में जो डेयरी कर रहा है वो कर पा रहा है, जो इसको ब्लेंड करके कर रहा है, मतलब कि हम खेती भी कर लें और कैटल फार्मिंग भी कर लें, दोनों कर लें, तो वो कहीं ना कहीं उसका सिस्टम बिगड़ रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, और उसको इकोनॉमिक्स उसको नहीं, उसको वो कर रही है कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कमियां आ रही हैं, मतलब जो भी चरवाहों की घर घर में जो पहले गाय भैंस होती थी, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उसका कमर्शियल एडवांटेज नहीं मिल पा रहा उतना पूरा। लगभग 20 साल पहले का जब मैं अपना गांव देखता हूं, तो हमारे यहाँ खैर गांव में नहर बहुत बाद में आई, खेती उस समय कम हुआ करती थी। जब फिर नहर आ गई तो फिर सिंचाई की व्यवस्था हो गई। नहर आई तो खेती में अचानक से बूम आया। उस वक्त अगर मैं कहूँ कि हमारे गांव में बाहर से कोई सब्जी वाला सब्जी बेचने नहीं आता था, कोई दूध वाला दूध बेचने नहीं आता था। राइट। वहाँ पर सबके घर में मवेशी थे। दूध अगर किसी को लेना है तो पड़ोसी के यहाँ से मिल जाता था, सब्जी लेनी है तो पड़ोसी के यहाँ से मिल जाती थी। ये जो प्रथा है जो मैं अब देख रहा हूँ, मेरे अपने गांव की बात कर रहा हूँ, और मेरे जैसे ऐसे लाखों गांव हैं जहाँ पर ये प्रथा समाप्त हो चुकी है। सब्जियाँ बाहर से खरीदी जा रही हैं, वही केमिकलाइज सब्जियाँ हैं ज़्यादातर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रसायन आप खा रहे हैं। दूध भी पानी मिला हुआ मिल रहा है, और तमाम तरह की उसमें और समस्याएं हैं। और खेती का जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रसायनों के इस्तेमाल से खेती का भी पतन होता जा रहा है। तो इसे रास्ते पर लाने के लिए क्या कोई नीति सरकार लेकर आई है, या फिर जो निजी कंपनियां हैं, क्या इन्होंने कोई रास्ता निकाला है किसानों को एजुकेट करने का? नहीं, सरकार तो बहुत कुछ चाहती है, बहुत सारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बहुत सारे हर साल प्रमोट करती है, बहुत कुछ बजट रखती है। होता क्या है कि ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता सही ढंग से, इसको पहुंच नहीं पा रहा, किसानों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। अब आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे, अब जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं एंटोमोलॉजी से, जैसे वहाँ पे सब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी पढ़ाइयाँ की हैं। जब सॉरी आपको रोक रहा हूँ, एंटोमोलॉजी मतलब कीट शास्त्र। जी। तो मैंने उस डिपार्टमेंट से ही मैंने पूरा अध्ययन किया। जब मैं किया था 93 में, तो उस समय करीब करीब मेरी नॉलेज में करीब 18 प्रोफेसर थे एक ही डिपार्टमेंट में। आज मैं जाता हूँ तो 2 प्रोफेसर खाली रह गए हैं एक डिपार्टमेंट में। जहाँ 18 प्रोफेसर थे वहाँ 2 प्रोफेसर हैं आज। हाँ, तो आज वही आप अंडर ग्रेजुएट को भी पढ़ा रहे हैं, वही पोस्ट ग्रेजुएट को भी पढ़ा रहे हैं, वही पीएचडी वालों को भी पढ़ा रहे हैं, वही रिसर्च भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो 2 आदमी आपको क्या क्या चीज़ दे देगा? तो बजट में क्या हो रहा है कि सरकार एक तरफ बोल तो रही है, लेकिन अब उनके पास बजट नहीं है उनको सैलरी देने के लिए। उनके पेंशन अटक रहे हैं। मैं अपने पुराने अध्यापकों के पास जाता हूं जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो बोलते हैं कई महीने तक हमें पेंशन नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो उनको भी दिक्कत हो रही है। तो आज संख्या भी कम हो गई है, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो अच्छी अच्छी बनाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, वो सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुँच रही है। बिल्कुल सब चाहते सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज गवर्नमेंट इस एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और इसमें बजट बिल्कुल नहीं दे रही है। आज आप देखेंगे कोई भी नया रिसर्च होने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो कि नए नए वैरायटीज़ वगैरह डेवलप कर रही हैं। पहले अपने यहाँ जो जबलपुर में ही जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, हर साल कुछ ना कुछ हर चीज़ में एक एक वैरायटी डेवलप होती थी। आज वो धीरे धीरे उसका क्रम कम होता जा रहा है।
और होना भी देख रहे हैं आप कि रिसर्च के उसमें कुछ पैसा नहीं आ रहा है इनका, तो वो भी एक लिमिटेशन में आ जा रहे हैं। वो उसमें उन लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं और उसका आपको पूरा परिणाम नहीं मिल पा रहा है उसका। लेकिन नीतियाँ सब कुछ हैं, लेकिन बजट नहीं है, आप ये कह सकते हैं आप इसको। मैं जब स्कूल में था तो हम निबंध लिखते थे और उसमें एक लाइन होती थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जब आंकड़ों की बात कर रहे थे तो 58% से अधिक जो यहाँ पर जनसंख्या है वो उसमें निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। 18% जीडीपी में कृषि का योगदान है। उसके बावजूद यहाँ पर हालात ये हैं कि जहाँ 18 प्रोफेसर हुआ करते थे वहाँ मात्र 2 प्रोफेसर हैं, वही पीजी को पढ़ा रहे हैं, वही यूजी को पढ़ा रहे हैं। रिसर्च के लिए पैसा नहीं आ रहा है। तो किसी भी देश की जो तरक्की है वो उसके कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कृषि चूंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत है वो विकसित देश हो चुका है, शक्तिशाली देश है और विश्व गुरु बनने की कगार पर है। क्या संभव है ऐसा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो? देखिए इसमें ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि आज दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आज सेमीकंडक्टर के ऊपर सरकार का फोकस है कि हम उसको बना लेंगे तो हम बहुत बड़े एक निर्यातक बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे चीज़ें आ गई हैं जिससे कि आप अपना ग्रोथ तो कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो ये एग्रीकल्चर से जो अछूते रह जाएंगे। मतलब कि इसको जो पहले हमें जो मिलता था जो, और वो हम शुद्धता खोते जा रहे हैं और प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो कि सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे आप देखेंगे कि जोमेटो है, ये है, वो सब इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पनप रही है ना। अब हेल्थ इंडस्ट्री काफ़ी, फार्मास्यूटिकल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, आईटी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो ये सब चीज़ों में सरकार का भी वैसा ही है कि जहाँ पे ग्रोथ मिल रहा है उसकी तरफ वो भाग रही है और अपना हम जीडीपी और जो हम बोल रहे हैं कि हम विश्व के तीसरे नंबर के देश बन जाएंगे कुछ सालों में अंदर, बिल्कुल सही है, हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं मेरे हिसाब से। का सरकार नीतियां जरूर बोलती है, नेता, बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भाषण जरूर दे रहे हैं, हमें ये करना है वो करना है। लेकिन अब जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, किसान तक जाएंगे जो कि जानकारी नहीं रखता है, उनके बारे में जब उनसे पूछा जाएगा तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। आज मैं बताऊं, मैं खुद मतलब खेती के बैकग्राउंड है हमारे फैमिली का, और जी। हाल ही में मैं कुछ महीनों पहले जब गांव गया था तो गांव के किसानों ने पैसा इकट्ठा किया था और उन्हें चूंकि खेतों में कनेक्शन ले जाना था, आई थिंक सिंचाई के लिए ही ले जाना था, बारिश के पहले की बात है कि, और उन्होंने ट्रांसफार्मर जो है वो रेंट पर लिया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, और उसके बाद उसकी स्थापना करवाई उन्होंने वहाँ पर, और किराया उसका भरना पड़ता है। उसके बाद फिर आपके गांव तक बिजली आती है और फिर आपके खेत तक बिजली पहुंचती है। तो ये ज़मीनी हकीकत है, जो मैंने आंखों से देखा है, मैं वो बात कर रहा हूँ। ये कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये स्थिति है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से IIT या IIM करने के बाद या MBA करने के बाद लोग वो पढ़ाई छोड़कर या नौकरी छोड़कर खेती की तरफ आ रहे हैं और सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं। 20 करोड़ सालाना आय हो रही है उनकी, 50 करोड़ सालाना आय हो रही है। ये कैसे हो रहा है? नहीं, ये देखिए, ये एक, अगर आप पूरी आधुनिक तकनीक अगर इस्तेमाल करते हैं और हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें आपको साग सब्जी, फल, ऐसे सब चीज़ें लेना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि दलहन, ये धान गेहूँ दलहन से आप इतना कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ नया कुछ करना पड़ेगा। आपको फलों के उसमें जाना पड़ेगा, या नहीं तो आपको सब्जियों में जाना पड़ेगा। जैसे आपने बताया ड्रिप इरिगेशन वगैरह, ये ग्रीन हाउस, ये सब चीज़ें जब आप लेंगे, नई नई चीज़ें आप अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है ये कोई कही सुनी बातें हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैंने भी देखा है और मैं जानता भी हूँ बहुत सारे लोगों को कि अच्छा कुछ वो कमा रहे हैं, बिजनेस बड़े बड़े, मतलब जो भी IIT वाले हैं या लोग पढ़ के आके फिर खेती में भी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग उसको टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं। आज जैसे AI का भी यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब वही चीज़, अगर पूरा चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं AI का, तो आप इसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट ऑन दैट। और इसमें आप एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं। आप
ये अपना सब्जियों का प्रोडक्शन आप जो कि आज जो भी चाराना है उसको मतलब आप 4 गुना तक का बढ़ा सकते हैं आप। ऐसे सब वैरायटीज़ भी आ गए हैं और क्वालिटी वाली चीज़ें, और ऑफ सीज़न में भी ले सकते हैं। वैरायटीज़ ऐसी आ गई हैं कि कई बार ऐसा रहता है कि आप टमाटर गर्मी में नहीं आ सकता है ना, तो ऐसी वैरायटी भी आ गई हैं कि आपको गर्मी में भी फलन अच्छा दे दे। तो इस तरीके से अगर आपने सब अध्ययन किया है इसका और अच्छे अच्छे चीज़ पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे अच्छा आप अर्न कर सकते एग्रीकल्चर से। थोड़ा हम पीछे चलते हैं, कुछ सालों पहले खेत में कोदो, कुटकी, समा, मिलेट्स वगैरह जो ये चीज़ें बोई जाती थी, आज वो सुपर फूड की कैटेगरी में आ गए हैं और अच्छी खासी कीमत मिलती है। तो लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है खेती करने के लिए, लेकिन बहुत से किसान अभी भी कोदो, कुटकी और ये समा जो है उनको बोने में अभी भी डर रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? मिलेट्स का जो है गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको प्रमोट कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज की तारीख में क्या रहा है कि अब एक बार जिसने गेहूं, चावल, फास्ट फूड ये सब चीज़ें लेना शुरू कर दिया है, तो वो अब धीरे धीरे उसकी तरफ से वो अलग होता जा रहा है। लेकिन हाँ, एक प्रचलन अभी भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। जैसे फास्ट फूड में जैसे नूडल्स हैं, पास्ता है, ये सब चीज़ें भी आजकल मिलेट से भी तैयार हो रही हैं जी। और उसका भी धीरे धीरे हो रहा है यूज़। लेकिन उनके अभी प्रीमियम प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, राइट। और उतना अवेयरनेस भी नहीं है। तो आज क्या भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो युवा है वो तो देख रहा है कि हमें जितनी जल्दी हमें कुछ खाना मिल जाए, खा के बस अपना काम में लग जाए। एक वर्ग लेकिन ऐसा भी जैसे थोड़ी हेल्दी डाइट चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि पहले कोदो, कुटकी, समा ये हम लोग खाने से बचते थे, और आज जब मैं लेकर आता हूँ तो अच्छा खासा रेट होता है इनका, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, ये रेट जा रहा है। तो क्या किसानों को थोड़ा इस तरफ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ध्यान नहीं देना बहुत चाहिए? अच्छी चीज़ है। नहीं, लेकिन होता क्या है कि किसान अगर इसको लगा रहा है तो उसको पूरी कीमत नहीं मिल रही है। इसको आपको देखना पड़ेगा वैल्यू एडेड, मतलब कि आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब प्रोडक्शन के बाद इसको आपको बाज़ार में बेचना भी है। सही पैकिंग के ज़रिए, सही एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, सही प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, तब जाके इसको प्राइस मिलता है। जैसे कोदो कुटकी आप बता रहे हैं, ये अगर मंडला क्षेत्र में जाएँ, कोई किसानों से आप ख़रीदने जाएंगे, जैसे कोई भी कंपनी जा रही है तो 30-40 रुपये किलो में ले लेती है ना। अब उसको साफ ऑफ करके वो 200 रुपये, 250 रुपये पैकेजिंग करके वो बेच रही है। राइट। तो ये क्या हो गया, एक आपका मार्केटिंग का वो हो गया, एक आपने वैल्यू एडेड कर लिया, वो 40 रुपये की चीज़ को आपने 200 रुपये का बना दिया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको मार्केटिंग के थ्रू होगी, वो किसान नहीं पाता है। वो रेट आपको 200 रुपये किलो किसान को नहीं मिल रहा है, उसको तो उतना ही मिल रहा है। तो वो उसको अगर उसको बढ़ाना है तो उसके लिए अपने को, जैसे गवर्नमेंट ने FPO बनाया है, ये सब चीज़ें करके वो फिर किसान वही अपने चीज़ों को खुद ही अगर वो बेचती है प्लेटफॉर्म बना के, कई अमेज़ॉन के ज़रिए, फ्लिपकार्ट के ज़रिए, तो उसको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आज क्या हो रहा है कि बीच में जो इंटरमीडिएटर है, मतलब बीच में जो टेक्नोलॉजी वाले आ गए, इन लोग आ गए हैं, इन लोग उस वहाँ से उठा के अपना पैकेजिंग किया और ये बेच दिया, तो वो उसका 4 गुना 5 गुना वो कमा रहे हैं, लेकिन किसान को नहीं मिल रहा है वो पूरा पैसा। जी। एक मेरा और सवाल है, हम बचपन में बड़ा सुनते थे हम, और ये इसमें कितनी सच्चाई है कभी मैं इसके बारे में मैंने ज़्यादा ढूंढा तो नहीं। कहते हैं कि हमारे यहाँ जो गाजर घास है वो हमारे देश की देन नहीं है, ये बाहर से आई हुई चीज़ है, गेहूं के साथ आई है ये। इस बात में कितनी सच्चाई है? गाजर घास ही नहीं, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे जो वीड्स है, मतलब खरपतवार जिसे कहते हैं आप, ये खरपतवार जैसे जबलपुर क्षेत्र में बहुत सारे खरपतवार पहले नहीं थे, अब दिखने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से कोई खाद के जरिए या कहीं बीज के जरिए कहीं ना कहीं से चला आता है ये, तो इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। ये आप सोचेंगे कि गाजर घास आना नहीं था या ये नहीं आना था, ये मुश्किल है। क्योंकि जैसे आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, सुपर फॉस्फेट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो पाउडर वाला, तो उसमें क्या होता है कि जो इनर्ट मटेरियल होता है, जहाँ से वो मिट्टी उठाते हैं, वहाँ का जो खरपतवार का बीज रहेगा वो आपके खेत के जरिए आपके खेत में पहुँच रहा है, और जैसे ही खेत में आपने डाला तो वो अंकुरन हो जाएगा जी। और आपको दिखेगा अरे यार ये तो नया वाला कोई हमारा खरपतवार दिखने लग गया। उसी तरीके से ये भी आ गया है, पार्थेनियम जैसे कहते हैं आप, गाजर घास, ये भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं से आया है, ये बीज के जरिए आया है या खाद के जरिए आया है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है ये।
क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ ये जो सीड हो रहा है और खाद हो रहा है, इसके जरिए ही फैलता है ये। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं खेती से जुड़े हुए। एक सवाल जो मेरे दिमाग में है कि बहुत सारे जो केमिकल हम यूज़ करते हैं या खाद यूज़ कर रहे हैं, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो चीज़ें बन रही हैं, केमिकल्स बन रहे हैं जो फूड के लिए या जो आपकी फसल है उसको पोषण देने के लिए जो तत्व बन रहे हैं हमारे यहाँ, तो ये हर चीज़ को बाहर विदेशों में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मतलब अगर हम वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसे अलाउ नहीं करते हैं, और वही चीज़ हम हिंदुस्तान में बेखौफ होकर बेच रहे होते हैं। तो ये उनके क्या जो मानक हैं उस चीज़ को अलाउ करने के, लाइसेंस देने के, क्या उनके मानक बहुत ज़्यादा हाई हैं? क्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनके मानक को हम पूरा कर सकें, या फिर हमने अपने स्टैंडर्ड इतने गिरा कर रखे हैं कि आप कुछ भी बनाइए और बेच दीजिए? ऐसा, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल आपने ये अच्छा टॉपिक छेड़ा है। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बासमती राइस आप लोग खाते हैं। अब बासमती राइस का अपने यहाँ से करीब 80 to 90% एक्सपोर्ट होता है। ये जाता है मिडल ईस्ट में, या नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसको ये बिरयानी के उसमें खाते हैं ये। तो इसमें बहुत सारे देशों में इसका पेस्टिसाइड के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, रेसिडुअल इसमें पाए जाते हैं। तो वो अगर पाया जाता है तो ये रिजेक्ट कर देते हैं। बासमती नहीं जा पाएगा बाहर, फिर वहाँ का अगर भेज भी दिया तो वहाँ पे सैम्पलिंग होगी। सैम्पलिंग में अगर वो पेस्टिसाइड मिल गया उनको तो फिर वो अंदर नहीं आने देंगे, तो आपको वहीं पे जहाज में फेंक देना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वापस लाएंगे तो आपकी कीमत नहीं पूरा पाएंगे आप। तो होता क्या है कि ऐसे में आप पूरा लॉस कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि वहाँ के जो मानक हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लूँगा मैं, ट्राईसाइक्लाजोल एक आता है, एक टेक्निकल है जो कि ब्लास्ट के लिए काम आता है धान में, एक रोग के लिए आता है, ब्लास्ट रोग के लिए काम आता है। तो उसका वहाँ पे यूजेस बंद है, वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन प्रतिबंधित है। अब यहाँ पे प्रतिबंधित नहीं है, तो यहाँ पे अगर किसान ने इसका अगर यूज़ कर दिया और उसको अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, वो देश में अगर वो पाया गया उसके उनमें कि ये इसने यूज़ किया हुआ है, वो चावल में रह जाता है अवशेष उसके, तो वो अगर पाया गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पूरा 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 कंसाइनमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे में टोटल लॉस हो जाएगा। तो ये मानक अलग अलग देशों के अलग अलग हैं। अपने यहाँ उसको अभी तक बहुत सारी चीज़ों को अभी भी जो पुराने टेक्निकल्स हैं उनको अभी भी हम जीवित है, मतलब उसको अपन ने अभी बैन नहीं किया है, अपडेट नहीं हो पाए। जैसा भी आप थोड़ी देर पहले आपने बताया था 18 प्रोफेसर की जगह 2 हैं, तो रिसर्च कौन करेगा? जब तक रिसर्च नहीं होगी तो प्रतिबंध नहीं लगेगा, उसका हमें पता नहीं लगेगा कि उनका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे यूरोप में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे टारगेट रखा गया है कि 2030 तक उन लोग सारे केमिकल को धीरे धीरे बैन कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई नीति आज तक कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो पुराने टेक्निकल अभी भी चल रहे हैं और वो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो हम खा रहे हैं उसको, और वो उसके दुष्प्रभाव आपको, जैसे आपने बताया, कि आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी इस समय हम वापस आते हैं, हम अपने किसान भाइयों के लिए खेत में जो फसल खड़ी हुई है और आगे जो फसल लगने वाली है, क्या कोई ऐसी बात है जो आप अभी उनके साथ शेयर करना चाहते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो? अभी जो है हालात, मतलब जो है धान का है, गबोट की अवस्था में है। आप भूरा माहू से सुरक्षित रहिए, या तो आप पेक्सलॉन का यूज़ करिए, या भूरा माहू आ गया है तो पाइमेट्राजिन बोल के एक दवा है उसकी आप छिड़काव करिए। ये दोनों दवा अभी कारगर है। या कुछ फफूंदनाशक जैसे कि ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लास्ट आ सकता है, शीत ब्लाइट आ सकता है, आपका फॉल्स मड, या आपका ये हल्दी घाटी, ये सब रोग अभी आ सकते हैं जो कि संभावनाएं रहती है इस अवस्था को देखते हुए। तो इनसे आप पहले से आप छिड़काव करके रखिए। जैसे आप वैक्सीन लगा देते हैं बच्चों में तो वो कुछ रोग नहीं आता, उसी तरीके से अगर आपने वैक्सीनेशन करके रखा हुआ है पेक्सलॉन के जरिए या कोई अच्छे फफूंदनाशक से, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो हमने खेती को सिर्फ ऊपर ऊपर से टच किया है। खेती एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, और बहुत अलग अलग सवाल आपके पास भी होंगे और हमारे पास भी। ये एक बहुत लंबा विषय है चर्चा करने के लिए।
आप किन सवालों के जवाब चाहते हैं, आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो या तकनीक से संबंधित हो, तो आप निसंकोच होकर हमारा जो कमेंट बॉक्स है आप हमें उसमें ज़रूर बताइए। प्रबीर जी हमारे साथ दोबारा होंगे और इस बारे में, खेती के बारे में, खेती से रिलेटेड अन्य विषयों के बारे में वो हमसे बात करेंगे। आज आपने प्रबीर जी बहुत समय दिया, उसके लिए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद जी। आपने शुद्ध लोकल में अपना जो समय दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी अगर हमारे पास इस तरह के कुछ सवाल आएंगे तो उनका जवाब देने के लिए आप मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कृषि के, अभी मेरा काम ही वही है। मैंने अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के अभी मैं किसानों की सेवा में ही हूँ मैं। और मैं अपना एक फाउंडेशन भी चलाता हूँ, एमेकी फाउंडेशन, जो कि मेरा किसानों के लिए और मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए काम करता हूँ मैं अभी। धन्यवाद जी। तो प्रबीर जी ने आज हमें समय दिया, और प्रबीर जी ने जो जानकारी दी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए तो मैं आपको कितना भी शुक्रिया कहूँ वो कम है। और हाँ, ये जो वीडियो है तो आपको ड्रिल तो पता ही है कि वीडियो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने सवाल ज़रूर पूछिए। आप सवाल पूछेंगे वही हमारी खुराक है। आप सवाल पूछेंगे, हम उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किसी ना किसी विषय विशेषज्ञ को तलाश करेंगे। तो ये जो है हमारी दोस्ती बनी रहे, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और शुद्ध लोकल में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमारे जिन जिन साथियों ने मदद की है, कैमरे पर हमारे साथ हैं आदित्य, साउंड पर हमारे साथ हैं हिमांशु, इसके अलावा हमारे सहयोगी हैं आकाश। इस वीडियो को जो एडिट करने वाले हैं वो उनका क्रेडिट आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा भी साथ में बहुत सारे सहयोगी हैं, वो भी आपको क्रेडिट्स में दिखाई दे जाएंगे। मेरा नाम है चक्रेश, आप देख रहे हैं शुद्ध लोकल। आज हमने खेती किसानी पर चर्चा की। इसी तरह अन्य विषयों पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।